Hello everyone. Earlier we understand about primary, second and tertiary sector with graph. In first graph we understand GDP by primary, secondary and tertiary sectors. In second graph share of sectors in GDP in percentage, and in third graph share of sectors in employment in percentage. Now the question is that where are most of the people employed? सबसे ज़्यादा लोगों को काम यानी कि रोज़गार कौन से सेक्टर में मिल रहा है? Let's see in this graph. In 1972 74% people 74% इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है वो किस में लगी हुई है? प्राइमरी सेक्टर में. एंड 2011 यहाँ 49% कम हुई है बेशक, लेकिन फिर भी परसेंटेज प्राइमरी सेक्टर में ही ज़्यादा है. यानी कि सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिल रहा है, काम कहाँ मिल रहा है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर. ग्रोथ किसकी हुई है? टर्शियरी सेक्टर की ज़्यादा हुई है, लेकिन आज भी रोज़गार जो लोगों का है वो किस सेक्टर में ज़्यादा मिल रहा है? प्राइमरी सेक्टर में. Now question is that why there are more people in primary sector and less in tertiary sector? भी लोगों को काम ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में क्यों मिल रहा है और टर्शियरी सेक्टर में क्यों नहीं? जबकि अकॉर्डिंग टू जीडीपी प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर है वो नियर अबाउट 12% है. प्रोड्यूसिंग के अंदर, प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग के अंदर जो शेयर दे रहे हैं प्राइमरी सेक्टर वो सिर्फ ना के बराबर है, ओनली 12%. जबकि टर्शियरी सेक्टर में इतना सारा दे रहा है जीडीपी में शेयर. और काम कहाँ ज़्यादा है? काम प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा मिल रहा है. तो रीज़न क्या है कि यहाँ लोगों को ज़्यादा काम मिल रहा है और यहाँ कम मिल रहा है? क्या रीज़न है इसका? तो फर्स्ट रीज़न है टर्शियरी सेक्टर रिक्वायर एजुकेटेड एंड स्किल्ड पीपल एंड एक्सपीरियंस्ड. वो क्या रिक्वायर करता है कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हों, ट्रेंड लोग हों और जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो. ऐसे लोगों को टर्शियरी सेक्टर में काम मिलता है, जबकि प्राइमरी सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं है ना. तो यहाँ पे तो बिना पढ़े लिखे लोग भी काम लग रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, ना है कोई एक्सपीरियंस की नीड है, ना कोई ट्रेनिंग की नीड है. ठीक है. सेकेंड है नॉट इनफ जॉब्स आर क्रिएटेड इन टर्शियरी सेक्टर. इतनी इनफ जॉब जितनी भी चाहिए उतनी वहाँ टर्शियरी सेक्टर के अंदर क्रिएट ही नहीं होती हैं. जबकि यहाँ देखो, मान लो खेती बाड़ी का एग्जाम्पल है, खेत जोतने के लिए, उसमें बीज बोने के लिए, पानी डालने के लिए, उसकी रखवाली के लिए, कटाई के लिए, फिर उसको ट्रैक्टर वगैरह में फिल करके फैक्ट्री से तक भेजने के लिए इतने सारे काम, अलग अलग काम आ जाते हैं. जबकि टर्शियरी सेक्टर में ऐसा कोई इतने सारे काम नहीं होते, इसलिए वहाँ पर जॉब्स इजीली क्रिएट नहीं हो पाती, जनरेट नहीं हो पाती. यही रीज़न है कि प्राइमरी सेक्टर में लोग जॉब तो ज़्यादा लगे हुए हैं, लेकिन उनके पास क्या, उनकी सैलरी कम है. और सेकंड क्या है, क्या रीज़न है कि यहाँ पे एजुकेटेड पर्सन है. टर्शियरी सेक्टर के अंदर कौन लगे हुए हैं? एजुकेटेड, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस पर्सन लगे होते हैं, इसलिए उनकी सैलरी जो इनकम है वो ज़्यादा होती है. प्राइमरी सेक्टर में क्या है, लोग तो इतने सारे हैं लेकिन उनके क्या है, सैलरी कम है, इनकम कम है, उनकी ग्रोथ कम हो रही है उनकी. वट इट मीन्स इज़ दैट देर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन इज़ नेसेसरी. क्या मतलब है कि लोग जितने एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं उससे जितनी नीड है उससे ज़्यादा लोग वहाँ लगे हुए हैं. इवन इफ़ यू मूव अ फ्यू पीपल, अगर आप उनमें से कुछ लोगों को वहाँ से हटा भी देते हैं तो प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. प्रोडक्शन जितनी पहले हो रही थी उतनी अभी होगी. इट मीन्स क्या है, वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड. अंडर एम्प्लॉयड यानी कि काम जितने से लेना है उससे एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, यानी कि हिडन एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं इसे, छिपी बेरोजगारी भी हम कह सकते हैं इसे. फॉर एग्ज़ाम्पल हम लक्ष्मी का यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है. लक्ष्मी नाम की एक वुमेन है, उसके पास 2 एकड़ ऐसी ज़मीन है, अनइरीगेटेड लैंड है उसके पास, जिसके पास वहाँ पर सिंचाई के लिए पानी नहीं है. वो किस पे डिपेंड है? ओनली ऑन रेन, बारिश के पानी के ऊपर डिपेंड है. वो कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं? ज्वार एंड अरहर. उसकी फैमिली के अंदर टोटल 5 मेंबर्स हैं और वो 5 के 5 मेंबर उसी लैंड के ऊपर काम करते हैं, लगे हुए हैं. ईच वन इज़ डूइंग सम वर्क. हर कोई ना कोई थोड़ा बहुत काम में लगा हुआ है. इट मीन्स जितना उनको पर डे काम करना चाहिए वो उतना काम नहीं कर रहे हैं, उससे कम काम कर रहे हैं. तो इस तरह की एम्प्लॉयमेंट क्या कहलाती है? अंडर एम्प्लॉयमेंट या हिडन एम्प्लॉयमेंट कहलाती है.
Underemployment is also called disguised employment. It means in such situation more people are engaged in a work than required. यानी कि इस ऐसे सिचुएशन के अंदर लोग जितने नीड होते हैं उससे ज़्यादा काम पे लगे होते हैं. लाइक नाउ सपोजिंग अ लैंडलॉर्ड सुखराम, क्या नाम है लैंडलॉर्ड का? सुखराम. वो क्या करता है, अपनी ज़मीन पे काम करवाने के लिए उसे कुछ लोगों की नीड है, तो वो क्या करता है, लक्ष्मी की फैमिली में से अगर उसमें से वो 2 या 3 मेंबर्स को अपने यहाँ पर काम लगा लेता है, तो क्या है, एक तो उनके पास एक्स्ट्रा सोर्स आ जाएगा इनकम का. किसके पास? लक्ष्मी की फैमिली के पास. सेकंड, उनके जो लैंड पर नीड थी वो 5 मेंबर लगे हुए हैं, इतने 5 मेंबर्स की नीड नहीं है. अगर उनमें से 2 या 3 मेंबर्स को उस लैंड लॉर्ड ने अपने लैंड पर काम करने के लिए निकाल भी लिया तो उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, उनकी तो प्रोडक्शन उतनी की उतनी ही हो रही है. ठीक है. और सेकंड, सुखराम की लैंड पर काम करने से लक्ष्मी की फैमिली को क्या मिल रहा है? एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि कमाई का एक्स्ट्रा साधन उनको मिल रहा है. अब अंडर एम्प्लॉयमेंट ये नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में होती है, ये अनदर सेक्टर में भी पाई जाती है. लाइक प्लम्बर, रिपेयर पर्सन, पेंटर्स. सिर्फ एग्रीकल्चर के अलावा इनमें भी इस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है. जरूरी नहीं कैसे ये लोग, इनके पास ये तो नहीं कि डेली काम मिलेगा इनको, तो फिर भी ये ऐसी जगह काम करने पर मजबूर हो जाते हैं जहाँ पर इनको जितनी इनको सैलरी मिलनी चाहिए उससे कम मिलती है. क्यों ये वहाँ पर लग जाते हैं काम करने के लिए? क्योंकि उनके पास कोई और बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो कहीं और जाकर काम कर सकें, इसलिए वो कम वेजेस में कहीं पर भी काम लग जाते हैं. नेक्स्ट इज़ हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार कैसे क्रिएट किया जा सकता है. अब लक्ष्मी वाली स्टोरी का एग्जांपल लें कि लक्ष्मी को क्या था, उसकी 2 हेक्टर ज़मीन थी उसके पास. वो कैसी ज़मीन थी? उसके पास अनइरिगेटेड, यानी कि उसके पास सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ वो रेन वाटर पर ही डिपेंड थी. तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? यहाँ आस पास डैम बना सकती है. डैम बनाने से क्या होगा? लोगों को काम मिलेगा, रोड कंस्ट्रक्ट होगी, सड़क बनाने में भी लोगों को काम मिलेगा. सेकंड क्या है, डैम बनाने से अकेली लक्ष्मी को तो यहाँ पानी नहीं मिलेगा, लक्ष्मी को ऐसी दिक्कत है तो आसपास और लोगों भी तो होगी. तो डैम बनाने से आसपास लोगों को वाटर की फैसिलिटी हो जाएगी. वाटर फैसिलिटी होने से क्या हो जाएगा, जहाँ वो पूरे ईयर में एक ही फसल को ग्रो कर रहे हैं और उसके साथ साथ वो पूरा पानी मिलने की वजह से क्या कर सकते हैं, एक साल में 2 या 3 क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, जिसकी वजह से पूरे साल वो बिजी रहेंगे किसमें? क्रॉप्स ग्रो करने में. और साथ के साथ उनको क्या मिल जाएगा? काम मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा इनको. And also government can provide cheap loans to farmers so they can do farming with the best tools and practice multiple cropping to remain employed throughout the year. तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? फार्मर्स को चीप लोन्स, यानी कि कम रेट पर लोन्स उन्हें प्रोवाइड करवा सकती है ताकि जो फार्मर्स हैं अच्छे से अच्छे बेस्ट टूल्स लेकर, ट्रैक्टर वगैरह लेकर, जो उनसे वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, अच्छे टूल्स लेकर अपने क्रॉप्स को ग्रो कर सकें और पूरे के पूरे साल उनको रोज़गार मिल सके. लोन की हेल्प से जहाँ वो पूरे साल में एक फसल ग्रो करते थे, अब वो नए टूल्स लेकर, नए ट्रैक्टर लेकर अपने खेत के अंदर फिर 2 से 3 फसलें उगा सकते हैं और पूरा साल उनको काम मिल जाएगा. और इनके साथ साथ जो एक्स्ट्रा और लोग हैं जहाँ वो होते हैं ना सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, आपने किया है 9th क्लास में, मौसमी बेरोज़गारी, यानी जब खेतों में काम नहीं होता तो उस टाइम में वो बेरोज़गार रहते हैं. उस तरह से अगर ये सब व्यवस्था सब उनके पास हो जाएगी तो इस तरह से वो पूरे साल बेरोज़गार नहीं रहेंगे, उनको कोई ना कोई काम वहाँ मिलता रहेगा. अब क्या है, क्रॉप्स ग्रो होंगी पूरे साल, 2 या 3 फसलें, अगर इतनी सारी फैसिलिटी होने पर वो ग्रो करेंगे. उसके लिए क्या है उनको, अब ये तो है नहीं कि वो क्रॉप्स ग्रो करके अपने पास ही स्टोर रखेंगे, बाहर भी तो भेजेंगे. उसके लिए क्या चाहिए उन्हें? ट्रांसपोर्ट चाहिए. इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट हर विलेज को रोड से कनेक्ट कर सकती है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन जो सेक्टर है वो बूस्ट होगा, आगे बढ़ेगा. ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या है, लोगों को बहुत सारा काम मिलेगा. गवर्नमेंट को सड़क बनानी पड़ेगी, रोड्स बनानी पड़ेंगी. रोड्स बनाने के लिए क्या है, उससे मजदूरों को काम मिलेगा. और रोड्स बन जाने के बाद जो वो क्रॉप्स ग्रो हुई हैं ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएंगी, उसके लिए ट्रक ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर जी हैं, सब इन सबको रोज़गार मिल जाएगा, काम मिलेगा. थर्ड है कि सेमी रूरल एरियाज़ के अंदर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, फैक्ट्री सेटअप कर सकती है, जिससे क्या है रोज़गार बढ़ेगा, लोगों को रोज़गार मिलने की उम्मीद मिलेगी. लाइक जिस एरिया में शुगर केन का एग्जांपल ले लो, शुगर केन अच्छी क्वांटिटी में ग्रो होता हो, ठीक है, शुगर केन अच्छी क्वांटिटी में ग्रो हो रहा है, तो शुगर केन से क्या बनता है, शुगर और गुड़ बनता है. तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या है, उसको बनाने के लिए फैक्ट्री वहीं सेटअप करवा सकती है. शुगर और गुड़ बनाने की जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री को उसी एरिया में सेटअप करवा दे. इससे क्या है, फार्मर्स को भी अपनी जो क्रॉप्स है, फसल है, उसको बेचने में इजी हो जाएगा. और साथ के साथ क्या है,
वहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा। फोर्थ है कि इंडिया में जो है ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन जो है 5 से 29 ईयर्स तक में काउंट होती है। उसके लिए उसमें से लगभग 50% लोग जो हैं स्कूल अटेंड करते हैं, 52% लोग जो हैं स्कूल और कॉलेज जा रहे हैं। प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेज की नीड है, तो अगर गवर्नमेंट वो बना दे तो कम से कम इंडिया के अंदर 20 लैक्स लगभग 20 लाख लोगों को जॉब मिल सकती है। फिफ्थ है, इंडिया में बहुत सारे पहाड़, रेगिस्तान, लेक्स, बीच ये सब हैं और ना जाने कितने अजूबे हैं हमारे इंडिया के अंदर। फॉर एग्जांपल ताजमहल उनमें से एक है। प्लानिंग कमीशन के माने तो इंडिया अगर टूरिज़्म पर ध्यान दे तो लगभग 35 लाख लोगों को जॉब क्रिएट कर सकती है। पर लेकिन ये सब क्या है, टूरिज़्म के लिए क्रिएट करना, ये लॉन्ग टर्म का काम है। इसमें से लगभग 15 से 20 साल लग सकते हैं और हमारी गवर्नमेंट कितने टाइम के लिए होती है? 5 ईयर्स के लिए होती है। तो वो क्या, गवर्नमेंट तो क्या करती है 5 ईयर्स के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाती है जिसके रिजल्ट वो 1 या 2 साल में हमें शो कर सकती है, दिखा देती है। वो किस लिए करती है? ताकि अगले साल फिर से हमसे इलेक्शन करे और हमसे वोट ले सके और फिर से अपने क्या बना ले। यस, वेरी गुड, गवर्नमेंट बना ले, अपनी फिर से गवर्नमेंट बना ले। इसके लिए वो क्या करती है, छोटे छोटे प्लान बनाती है जिसका रिजल्ट हमें बड़ा इजीली नज़र आ जाता है और हम खुश हो जाते हैं, हाँ जी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसा ही शॉर्ट टर्म प्लान का एग्जांपल है नरेगा। नरेगा यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कब आया था? 2005 में, 2005 में गवर्नमेंट ने इसे लाया था। 9th क्लास में आपने पहले किया, कुछ याद है इसके बारे में आपको? चलो फिर से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। नरेगा क्या है? इसके अंदर लोगों को 100 डेज़ काम मिलता है, 100 डेज़ काम की गारंटी मिलती है। स्टार्टिंग में ये लगभग 200 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ था और आज ही कितनी डिस्ट्रिक्ट में? टोटल 625 डिस्ट्रिक्ट के अंदर नरेगा पूर्ण रूप से लागू हो चुका है। इसके अंदर क्या, अगर लोगों को 100 डेज़ के काम की गारंटी मिलती है, अगर नहीं मिलता कुछ लोगों को काम, तो इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, यानी कि ऐसे लोगों को घर बैठे बिना काम के ही उसके पैसे दिए जाते हैं नरेगा के अंदर। अब ये शॉर्ट टर्म था, लेकिन अगर उस टाइम पे ही 2005 के अंदर जब ये शॉर्ट टर्म प्लान गवर्नमेंट ने अप्लाई किया था, उस टाइम पे अगर ये गवर्नमेंट टूरिज़्म और एजुकेशन पर ध्यान देती तो आज इंडिया बहुत प्रोग्रेस कर चुका होता।